तो आज मैं कल वाला ही वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। कल हमने सीखा था अव्ययभाव समास और तत्पुरुष, है ना। तो आज मैं लेकर आई हूँ द्वंद्व और द्विगु समास सीखेंगे। तो इसके डिटेल में हम जो चलते हैं कि इसके उदाहरण देख लें क्या है। द्वंद्व समास, पहले तो द्वंद्व समास में ही इसकी परिभाषा है वो देख लें कि वो कैसे। द्वंद्व समास जो इसकी बनावट है यही इसकी परिभाषा है। देखो, द्व यानी कि द और व प्लस द और व, है ना। दोनों सेम है, दोनों तरफ दोनों पलड़े बराबर है। मान लो कि ये तराजू है और ये जो बिंदी है ये इनका सेंटर है, ये तराजू है, सेंटर पॉइंट दोनों ने दोनों को बराबर किया हुआ है। द व इधर है, द व इधर है, यानी कि इसकी परिभाषा ये है कि दोनों तरफ समान महत्व रखने वाले शब्द होते हैं और इनको जोड़ने के लिए, और अगर हम इनका विग्रह करते हैं तो और लगता है या फिर या लगता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लें। द्वंद्व समास में एग्जाम्पल से भी पहले द्वंद्व समास में परिभाषा तो हमने देख ली। अब इसमें थोड़ी सी और बात महत्वपूर्ण, जो बात, दोनों का अपना अपना प्रधान स्थान होता है और इसकी परिभाषा ही यही है, जिस समास में दोनों पलड़े बराबर हों, दोनों का समान अधिकार हो, ना कोई कम ना कोई अधिक हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और वैसे भी आप एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि खेल के मैदान में दो टीम होती हैं, आमने सामने होती हैं, दोनों ही एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के विलोम भी होते हैं और वो आमने सामने होते हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी होते हैं। दो टीम होती हैं, अगर क्रिकेट की टीम देख लो, अगर एक तरफ 11 खिलाड़ी तो दूसरी तरफ भी 11 खिलाड़ी ही होंगे, बराबर की टीम होती, दोनों का समान अधिकार होता है, ना कोई कम ना कोई अधिक। तो यही बात यहाँ पर है। अगर आप इस तरीके से आप सीख लोगे कि दोनों ही आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं, दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, तो आप इसकी परिभाषा कभी नहीं भूलोगे। अब आ जाते हैं इसके उदाहरण पर। उदाहरण हम ले लेते हैं एक, कि जैसे हार जीत ले लो, हार जीत। अब ये रूप है इसका, है ना, है। तो इसको जब हम विग्रह करेंगे तो हार और जीत लगा देंगे या फिर हार या जीत लगा देंगे, है ना। तो इस तरह से इसका जब ये तो हम विग्रह रूप करेंगे, हार और जीत। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अगर आप इसकी परिभाषा द्वंद्व के रूप में देखते हैं, प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके और उदाहरण, थोड़े से और उदाहरण देख लेते हैं इसका। अब जैसे रात और दिन ले लो, रात और दिन, रात और दिन, माता और पिता। ये और जो है ये विग्रह करने पर लगता है, लेकिन रात दिन, माता पिता, है ना। और हर सुख दुख, सुख दुख हो गया। अब यहाँ पर लिखने का ढंग जो है, रूप में या तो इकट्ठा लिखा जा सकता है या बीच में योजक चिन्ह भी आ जाते हैं, तो योजक चिन्ह भी लगे होते हैं या फिर इकट्ठा भी लिखा जाता है। इसको आपने देखना कि दोनों विपरीत शब्द एक साथ लगे होते हैं। इसकी एक पहचान और है कि दोनों विपरीतार्थक शब्द एक साथ लगे होते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि अब आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया। ये इसका विग्रह रूप है, ये समग्र रूप है। ऐसे ही आप और उदाहरण लें और उसका अभ्यास करें, और इस तरह से आप आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपने बिना स्किप किए मेरा वीडियो देखा, हर एक स्टेप को देखो, समझो और फिर उसे हमेशा के लिए याद रख लो, क्योंकि इसको रटने की ज़रूरत ही नहीं है, हमेशा के लिए याद हो गया।
अब बात करते हैं दूसरा, इसका भेद ले लेते हैं, वो है हम लेंगे आज क्या, द्विगु समास। द्विगु समास में भी इसकी परिभाषा शब्द में ही दी हुई है। द्विगु का मतलब है दो गुण, द्वि का मतलब दो और गु मतलब गुण, तो यानी कि दो, दो यानी कि गिनती। यहाँ पर द्वि शब्द का मतलब है दो, दो यानी कि संख्या, संख्या यानी गिनती। तो जिस शब्द में, जिन शब्दों में संख्यावाची विशेषण होता है, जिन शब्दों में संख्यावाची विशेषण होता है यानी संख्या वाले गुण होते हैं जिनमें, वहां पर द्विगु समास होता है। ये बात क्लियर हो गई ना। जिन शब्दों में संख्यावाची विशेषण होता है, एक तो जैसे शब्द हमने लिया त्रिगुण, त्रिगुण देख लो, ये द्विगुण था, ये त्रिगुण, यानी त्रि संख्या है, संख्या है, और इसका पहला जो शब्द है ये विशेषण है और ये विशेष्य। एक चीज और मैं छोटी सी बता दूं कि समास में विशेषण और विशेष्य का बहुत महत्व होता है। विशेषण और विशेष्य, जिसकी तुलना जिसके साथ की गई है, जिसकी तुलना की गई है वो तो हो गया विशेष्य, जिसके साथ की गई है वो विशेषण हो गया। तो विशेषण और विशेष्य भी उसी शब्द में ही निहित होते हैं। जैसा कि त्रिगुण संख्यावाची विशेषण है, इसमें है ना, संख्यावाची विशेषण दिया होता है इसमें। ऐसी और भी शब्द देख लो, चौराहा देख लो, सतसई देख लो, है शताब्दी देख लो। जितने भी शब्द हैं जिसमें संख्यावाची विशेषण दिया हुआ है वो सभी द्विगुण होते हैं, यानी कि संख्या वाले गुण लिए हुए हैं जिसमें हैं वो द्विगुण हो गया। बिल्कुल सही, अच्छे से समझ आ गया। ये परिभाषा भी आप अगर ध्यान से समझ लो तो आप कभी नहीं भूलेंगे और कभी रटने की भी जरूरत नहीं होगी। हमेशा के लिए ये इस शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। इस तरह से आप इसको समझ लिया तो आपने इसको भी समझ लिया, ठीक है। तो जिन शब्दों में संख्यावाची विशेषण होते हैं वहां पर द्विगु समास होता है। अब इसके उदाहरण और 5, 6, 10, 12 जितने आप ले सकते हो ले लो और अभ्यास करो, है ना। तो आज मैं इतना ही रखूंगी ताकि आप इसे मैं समझकर अपने अंदर वहन करके अपने अंदर इसे आत्मसात करो, इसके मीनिंग को, और इसके उदाहरण देखकर बुक में से, अगर एक ही बुक में पर आधारित मत हो, 3-4 बुक्स लो, उसमें से उदाहरण लो और उनको लिखो, लिखकर खुद ही अपना टेस्ट लो उनका हो और उनका विग्रह रूप भी करो, और फिर देखो कि ये इसकी परिभाषा जो है वो इसके नाम के साथ मैच होती है या नहीं होती। अगर हो रही है तो समझो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही समझा है आपने। तो आज मैं इतना ही रखूंगी, तो बाकी आगे के जो भेद हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।